नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। पहलगाम हमले के आतंकियों को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए सबक सिखाया था। आज उसी ऑपरेशन सिंदूर को 1 साल हो गया। ये वो दिन है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। आज के दिन जिन लोगों ने अपने परिजनों को खोया, उनके दर्द को बयां करने के लिए शायद शब्द कम पड़ जाएं, लेकिन सेना के शौर्य को हम सलाम करते हैं, जिन्होंने एक ऐसा संदेश दिया कि आतंकी और उसके पनाहगार दोबारा पलटकर वार नहीं कर सके। आज ऑपरेशन सिंदूर की पहली बरसी पर भारतीय सेना ने भी कहा कि पाकिस्तान में कोई भी आतंकी पनाहगाह सुरक्षित नहीं है। पहलगाम हमले के जवाब में किए गए इस ऑपरेशन को भारत के सबसे बड़े सैन्य अभियानों में गिना जा रहा है, जिसकी वर्षगांठ पर आज एक बार फिर सभी ने अपने भाव व्यक्त किए। आज हम भी ऑपरेशन सिंदूर के 1 साल होने पर विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। मोदी की नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। हर आतंकी हमले की पाकिस्तान को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ भारतीय सेना ने की बात। भारतीय सेना ने कहा कि आतंक के लिए कोई सुरक्षित पनाहगाह अब नहीं बची है और ये अभियान सिर्फ शुरुआत था। जयपुर में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय वायुसेना, नौसेना और थल सेना के सैन्य संचालन प्रमुखों ने ऑपरेशन सिंदूर के विभिन्न पहलुओं को विस्तार से बताया। लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर अंत नहीं था, बल्कि ये सिर्फ शुरुआत थी। इस ऑपरेशन के तहत भारत ने अपने पारंपरिक तरीकों से आगे बढ़ते हुए नियंत्रण रेखा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पार आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। यह अभियान देश के संकल्प, जवाबदेही और रणनीतिक संयम का प्रतीक था। संतुलन और स्पष्ट उद्देश्य के साथ अंजाम दिया गया। भारत अपनी संप्रभुता, सुरक्षा और अपने नागरिकों की रक्षा के लिए दृढ़ता और जिम्मेदारी के साथ कदम उठाता रहेगा। ऑपरेशन सिंदूर भी तीनों सेनाओं का जॉइंट ऑपरेशन था। इसने जमीन, हवा और समुद्री क्षमताओं को साझा स्थितिगत जागरूकता, एक समान ऑपरेशन और खुफिया जानकारी और वास्तविक समय में निर्णय लेने की क्षमता के साथ काम किया। कुल 9 स्टैंड ऑफ प्रिसिजन स्ट्राइक की गई, जिनमें से 7 भारतीय सेना ने और 2 भारतीय वायुसेना ने की। इन स्ट्राइक्स का समय एकदम सटीक था। पाकिस्तान अधिकृत जम्मू और कश्मीर के अंदरूनी इलाकों और पाकिस्तान के मुख्य भूभाग में स्थित हर स्थापित ठिकाने को अधिकतम नुकसान पहुंचाया। ऑपरेशन सिंदूर ने ये साफ कर दिया कि पाकिस्तान में कोई आतंकी ठिकाना सुरक्षित नहीं है। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले, जिसमें 26 लोगों की जान गई थी, उसके जवाब में भारत ने 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था, जिसमें पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी ठिकानों पर एकदम सटीक एयर स्ट्राइक की गई थी। इस कार्रवाई के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव तेजी से बढ़ गया था। पाकिस्तान ने जवाबी हमले किए, हालांकि भारतीय सेना ने अधिकांश हमलों को नाकाम कर दिया। आखिरकार दोनों देशों के सैन्य अधिकारियों के बीच बातचीत के बाद 10 मई को सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमति बन गई और इस तरह टकराव का अंत हुआ। लेकिन ये वो समय था जिसको कभी भुलाया नहीं जा सकता। बेगुनाहों की जान लेने वाले आतंकवादियों को लेकर भारत पाकिस्तान के बीच टकराव आज भी है, लेकिन पाकिस्तान को धूल चटाकर पहलगाम में मारे गए लोगों के लिए सच्ची श्रद्धांजलि और सेना के शौर्य को सलाम भी। इसी के चलते ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय सशस्त्र बलों के साहस और सटीकता की सराहना की। पीएम मोदी ने इस अभियान को आतंकवाद के खिलाफ भारत की दृढ़ प्रतिक्रिया और राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के रूप में सराहा। यह ऑपरेशन 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में निर्दोष नागरिकों पर हुए आतंकी हमले के जवाब में किया गया था, जिसमें सेना ने पाकिस्तान में आतंकी ढांचे को निशाना बनाया। पीएम ने कहा कि सशस्त्र बलों ने अतुलनीय साहस और सटीकता का प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि ऑपरेशन भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता का एक प्रमाण है, जिसने सुरक्षा को और मजबूत किया है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर इस सफलता को साझा करते हुए सशस्त्र बलों की वीरता को सलाम किया और दोहराया कि भारत आतंकवाद को हराने के लिए अपने संकल्प पर अड़िग है। ऑपरेशन सिंदूर के 1 साल पर पक्ष विपक्ष के साथ सेना से जुड़े हर दिग्गज ने अपनी प्रतिक्रिया दी। भारत की सेना तैयार है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। लेकिन यदि हमारी पीस वो भावना को कोई चैलेंज करता है, तो वी विल कम बैक एट हिम और एट दोज एंटिटीज विद अ वेंजेंस। दैट
is the message that we have the capability. So please don't dare us. Thank you. सबसे कठिन क्षण था, हम सब मल्टी डोमेन ऑपरेशंस की बात करते हैं, लेकिन आपने देखा कि एक दूसरे तरीके से हमने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। इस बार हमने डिसाइड किया कि हम टेरर कैंप्स को लाइन ऑफ कंट्रोल या इंटरनेशनल बाउंड्री क्रॉस करे बिना टारगेट करेंगे अपनी तरफ से। लेकिन जब आप इस तरह का ऑपरेशन करते हैं तो आपको उसकी एविडेंस चाहिए होती, जो कि पाकिस्तान के पास नहीं है। उन्होंने बोला हमने ये किया, हमने वो किया, कोई एविडेंस नहीं। अगर और 5 साल के बाद देखेंगे तो एक ग्रेजुएटेड और प्लान्ड तरीके से हम आगे चल रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर की वर्षगांठ पर हमारे वीर भारतीय सैनिकों के साहस, शौर्य, वीरता, बलिदान को नमन है, कोटि कोटि नमन। भारतीय सेना ने एक बार फिर साबित किया कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में ऐतिहासिक प्रगति कर रहा है। जो कहते हैं वो करते हैं, और जिनने ये कुकृत्य किया था, भयानक अपराध किया था, वो इस दुनिया में नहीं है। भारत की तरफ या भारत के नागरिकों की तरफ आंख उठा के देखने वाला कोई बर्दाश्त नहीं होगा। आतंकवाद समाप्ति की तरफ है, मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। देश के दुश्मनों से निपटने में भी भारत सरकार सक्षम है। ऑपरेशन सिंदूर, बहनों के सिंदूर में हाथ डालने का परिणाम क्या होता है, ये दुनिया के सामने भारत ने दिखाया था। अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी के बलबूते पर जिस प्रकार के प्रबंधन हुए, पाकिस्तान त्राहिमाम करते हुए वहाँ के राष्ट्रपति से लेके बड़े पदाधिकारी तक सब बंकर में छिपते फिरे। ये यशस्वी प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व का कमाल है। बदला हमारे देश ने लिया, हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लिया, और जिसमें भी ऑपरेशन सिंदूर में शामिल हुए ऐसे सभी जवानों के साहस को भी नमन करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो उससे हमारे मुल्क ने ये साबित कर दिया कि किसी की ताकत नहीं है, अब दुश्मन मुल्क की ताकत नहीं है कि वो कभी भी जैसे वो पहले करते थे, अब आंख उठाकर भी हिंदुस्तान की तरफ देख सकते हैं। क्योंकि अब जिस हिंदुस्तान की बागडोर, जिस भारत की बागडोर श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के हाथों में है, वो बहुत मजबूत है। आप कहते हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्ट था हमने पूरा कर लिया पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान में तो सारे आतंकी जिंदा। क्या आप चंद इमारतें गिराने गए थे पाकिस्तान के अंदर ऑपरेशन सिंदूर के अंदर? सलाउद्दीन जिंदा है, हाफिज सईद जिंदा है। कुछ दिन पहले लाल किले के सामने बम फटा, आपने फिर कहा कि इसके अंदर पाकिस्तान का हाथ है। आप कह रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर जारी है। क्यों नहीं आपने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया? और अभी आपने जाके बयान दिया है कि कोई भी देश आतंकी नहीं होता है। अब तो आप पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं। अरे हिंदुस्तान में ब्लास्ट होते रहते हैं, कौन सी नई बात? घबराइए मत। सिंदूर हैज पेड इट्स डिविडेंड्स। आई थिंक देयर इज नो मोर क्वेश्चन ऑफ वॉर्स। लड़ाइयाँ जो है वो सोल्यूशन नहीं लाती हैं, वो मुसीबतें लाती हैं। हालांकि आज तक नहीं पता चला एग्जैक्टली हुआ क्या था पहलगाम में या उससे पूर्व पुलवामा में, लेकिन और ये प्रश्न हमेशा रहेगा किसका फेलियर था, अकाउंटेबिलिटी किसकी थी। हमारी सेना ने एक कार्रवाई की। आज भी आतंकवाद है। शहीदों के परिवार के लिए, उनके सम्मान के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए, ये सवाल अनुत्तरित सवाल हैं जो कि सरकार को देना चाहिए था। मई 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने प्रमुख भूमिका निभाई थी। इस ऑपरेशन को पाकिस्तान के लिए कड़े संदेश के रूप में देखा गया, जिससे पूरे सीमा पार इलाके में हलचल मच गई थी। आज ऑपरेशन सिंदूर के 1 साल पर फिर एक वादा आतंकवाद से लड़ते रहने का है। ऑपरेशन सिंदूर ने यह स्पष्ट कर दिया कि भारत अब आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलते हुए आक्रामक रुख अपना रहा है, जो पाकिस्तान के लिए चेतावनी भी है कि दोबारा कोई भी हिमाकत करने से पहले वो 10 बार सोचेगा। आज ऑपरेशन सिंदूर के 1 साल पूरे होने पर जिन्होंने अपनी जान गंवाई, उन्हें श्रद्धांजलि और भारतीय सेना को सलाम। चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव के साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर राखी वर्मा की रिपोर्ट।
चलिए, तो सेना का ऑपरेशन सिंदूर और 1 साल हो गया। वक्त बहुत तेजी से बढ़ता है और इन 1 सालों में कई मुद्दों पर बात हुई है, ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र हुआ है। लेकिन एक बार जब कहते हैं ना कि आज एक साल होने पर वो सारी यादें एक बार फिर से ज़्यादा हुई हैं। हालांकि कभी भूलने लायक कोई ऐसी चीज़ थी ही नहीं, लेकिन जब जब वो पल याद आते हैं तो लगता है जिन्होंने अपनों को खोया वो किस तरह का दर्द था। उस वक्त पूरे देश पर एक ही बात थी कि मुंह तोड़ जवाब दिया जाए, और वही सब कुछ हमें देखने को भी मिला कि पाकिस्तान को किस तरीके से एक मुंह तोड़ जवाब दिया गया था। और उसके बाद एक ऐसा मैसेज देने की पूरी कोशिश की गई थी और दिया भी गया कि आखिरकार दोबारा कोई भी हिमाकत करने से पहले पाकिस्तान 100 बार सोचे। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट था। इन 1 सालों में तमाम मुद्दों पर, कई ऐसे विषयों पर ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र हुआ है। अमूमन हम उसे भूल नहीं पाए हैं, लेकिन आज 1 साल पर बिल्कुल हमारी जो सेना है उन्हें भी सैल्यूट है, और उनके साथ साथ जिन लोगों ने अपनों को खोया है, जिनकी कोई गलती नहीं थी, जो बेगुनाह थे, उनको भी श्रद्धांजलि है। और शायद उनके परिवार की पीड़ा को तो हम कम नहीं कर सकते, हमारे पास शब्द नहीं है, हम कुछ भी कहेंगे बहुत छोटा सा हो जाएगा। लेकिन हाँ, जो एक जवाब दिया गया है भारत की तरफ से और हमेशा दिया जाएगा और दिया जाना चाहिए, उस चीज को लेकर हम एक मजबूत मैसेज बिल्कुल दे सकते हैं। आज इसी पर हम चर्चा भी करेंगे। तमाम मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे खेमचंद शर्मा। खेमचंद जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे मुन्ना खान। मुन्ना जी, आपका भी बहुत स्वागत है। समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे डीपी यादव। डीपी यादव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आम आदमी पार्टी का पक्ष रखेंगे मुकेश जायसवाल। मुकेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। रक्षा विशेषज्ञ हैं रिटायर्ड मेजर डॉक्टर मोहम्मद अली शाह। मोहम्मद अली शाह जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और विंग कमांडर हैं डॉक्टर राजीव चोपड़ा। राजीव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत में सबसे पहले हमारे जो एक्सपर्ट हैं मैं उनसे ही इस चर्चा की शुरुआत करूंगी। राजीव जी थोड़े से समय के लिए जुड़े हैं, इसलिए मैं चाह रही हूं पहले उनकी बात आ जाए। राजीव जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी जी। हाँ, राजीव जी, ऑपरेशन सिंदूर को 1 साल हो गया। वो सारी चीजें, वो सारी तस्वीरें, वो सारे पल एक बार फिर से आंखों के सामने आ गए। हम उन दिनों को, उन चीजों को, उन बातों को कभी नहीं भुला पाएंगे। हमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, हमने बहुत अच्छी चीजें करी और एक बहुत स्ट्रांग मैसेज देने की भी कोशिश करी। और कहते हैं ना कि सेना को जो आज सैल्यूट किया जा रहा है, जो सलाम किया जा रहा है, उनकी अपनी एक रणनीति बहुत काम आई थी और हमेशा आएगी, क्योंकि उन पर सवाल उठाना यानी नहीं है। मैं पक्ष विपक्ष की दृष्टि से बात नहीं कर रही। तो ओवरऑल ऑपरेशन सिंदूर के इस 1 साल पे, सेना की स्ट्रेटजी पे और उनकी जो मेहनत होती है, असल में वो जिस तरीके से काम करते हैं, उसको कैसे आप देखते हैं? गुड इवनिंग। आज हम उस ऐतिहासिक दिन को याद कर रहे हैं जब भारत ने अपनी एक जीरो टॉलरेंस पॉलिसी को एक्शन में बदला। ऑफ कोर्स 7 मई 2025 को शुरुआत हुई थी ऑपरेशन सिंदूर की। ये सिर्फ एक मिलिट्री स्ट्राइक नहीं थी, बल्कि एक नए भारत की एक स्ट्रैटेजिक स्टेटमेंट थी। ये ऑपरेशन ऑफ कोर्स आप सबको मालूम ही है 22 अप्रैल को शुरू हुआ था बिकॉज ऑफ द पहलगाम। इसमें भारत ने पीओके में अंदर घुसकर 9 बड़े टेररिस्ट लॉन्चर पैड्स को ध्वस्त किया। उसके अलावा ऑपरेशन सिंदूर ने दिखाया कि भारत के पास आज वो इंटेंट और एबिलिटी दोनों है जो पहले लैक करती थी आज से कुछ साल पहले तक। इट इन्वॉल्व द लार्जेस्ट बियॉन्ड विजुअल रेंज एरियल एंगेजमेंट्स, जिसमें इंडियन एयरफोर्स के और पाकिस्तानी एयरफोर्स के ऑलमोस्ट मोर देन 100 एयरक्राफ्ट इसमें पार्टिसिपेट किया था। तो इस बार भारत ने सिर्फ गोली तक ही नहीं सीमित रहे थे। हमने इसमें इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंशन में डाला। उसके बाद हमने ये बोला गया कि ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर। हमने ट्रेड बंद किया, डिप्लोमेटिक आइसोलेशन का रास्ता चुना, जिसमें पाकिस्तान की बड़ी फ्रेजाइल इकोनॉमी थी जो उनको घुटनों पे ले आई। उसके बाद जैसे अभी आपने भी यही बोला, आत्मनिर्भर। इस ऑपरेशन में ब्रह्मोस मिसाइल्स, आकाश एयर डिफेंस सिस्टम और इंडिजिनस ड्रोन्स की सफल प्रयोग किया गया, विच इज मेड इन इंडिया डिफेंस टेक्नोलॉजी। पहले एयर पावर को एस्केलेटरी माना जाता था आज से पहले। ऑपरेशन सिंदूर ने साबित किया कि हम न्यूक्लियर ओवरहैंग के बावजूद भी प्यूनिटिव स्ट्राइक कर सकते हैं। इसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के बीच में जो कोऑर्डिनेशन देखा गया, दैट वाज ब्यूटीफुल।
और सीडीएस सिस्टम जो सबसे बड़ी उसकी जो कामयाबी थी। और हम अक्सर हम यही बोलेंगे, ऑपरेशन सिंदूर वाज नॉट द एंड, इट वाज जस्ट द बिगिनिंग ऑफ व्हाट इंडिया इज टुडे। थैंक यू। बिल्कुल, एक छोटी सी बात सर आपसे, क्योंकि ये बात बिल्कुल सच है। जिस बहुत सारे लोग ना, क्योंकि भारतीय सेना को जिस तरीके से वो देखते हैं, हमारी तीनों ही विंग्स को आप ले लीजिए, अपनी अपनी एक्सपर्टीज पर काम करती हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ देखते हैं, सुनते हैं और उन्हें लगता है कि हाँ बहुत अच्छा परफॉर्म किया और हमने मुंह तोड़ जवाब दिया। लेकिन मैं थोड़ा सा, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर का 1 साल हुआ है, रात में या अल सुबह कह लीजिए, जिस तरीके से ये सिनेरियो हुआ था, जिस रणनीति के साथ हमारे फाइटर जेट्स गए थे, ये एक आसान टास्क नहीं होता है किसी पर भी अटैक करने के लिए। मैं उस स्ट्रेटजी पे बात कर रही हूँ, जिस तरीके से हमारी 2 सीनियर कमांडर गई थी, हम उनके उन सारी चीज़ों को देखिए, अंदर से भी बहुत सारी फील होता है, और उन सारी चीज़ों को उस तरीके से लेकर जाना और एक वॉर जैसी स्थिति में जाना, ये कितनी कैसी सिचुएशन होती है और कैसे इसको हैंडल करते हैं? देखिए, अगर आप प्रीवियस वॉर्स देखें 62, 65, 71, तब सीडीएस नहीं होता था। तो जो इंटेलिजेंस आती थी, बाय द टाइम वो आर्मी तक, एयरफोर्स तक, नेवी तक पहुंचती थी, इट वाज टू लेट। तो एक्शन बहुत डिले हो जाता था। इसमें जब से सीडीएस आया है, आई थिंक आफ्टर 2000, उसके बाद इतना स्ट्रीमलाइन हो गया कि इंफॉर्मेशन आती है सीडीएस के पास और इमीडिएटली इट इज ट्रांसफर टू आर्मी, एयरफोर्स, नेवी। इसीलिए अगर आपने इस बार देखा होगा, एक्शन वाज वेरी वेरी स्विफ्ट। दुश्मन को मौका ही नहीं मिला कि काउंटर अटैक कर सके। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सीडीएस बहुत कामयाब चीज है, बहुत अच्छी चीज है, जो इंडिया में बहुत लेट आई है। आई थिंक इट केम इन लेट 90s या अर्ली 2000 में आई थी शायद। तो उससे बहुत फर्क पड़ा है। दैट्स वाई हमारा अपर हैंड रहा, पाकिस्तान कुछ भी नहीं कर पाया। और बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स हम अपनी टेरिटरी में रह के अटैक कर सकते हैं, उनकी टेरिटरी में हम जा ही नहीं रहे, तो वो कहां से अटैक करेंगे? सो सीडीएस और बियॉन्ड विजुअल रेंज और नो यूज ऑफ न्यूक्लियर वॉर, और जो दूसरी चीजें हैं, जैसे मैंने आपको बताया, आपका ये वाटर ट्रीटी और दूसरी जो पॉलिटिकल जो भी होता है, ये सारा चीजें कंबाइंड होने से इट वाज एक बंद मुट्ठी की तरह काम किया गया इस बार। इसमें पॉलिटिकल्स का एक साफ एम था कि हमें ये चाहिए। जैसे अभी आप देख रहे हैं अमेरिका ईरान वॉर में, देयर इज नो एम। हर रोज एम चेंज हो रहा है। यू कैन नॉट विन अ वॉर अनलेस यू हैव गॉट अ स्पेसिफिक एम व्हाट इज टू बी डन एंड स्टिक टू द एम। और इस बार हमने एम पे स्टिक किया, शायद इसीलिए 3 दिन में काम खत्म हो गया। दैट शोज द यूनिटी एंड आपस में इंटरेक्शन बिटवीन द आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, सीडीएस एंड पॉलिटिकल विल। ठीक है राजीव जी, वापस आऊंगी। खेमचंद जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी राकेश जी, नमस्कार। नमस्ते खेमचंद जी, ऑपरेशन सिंदूर को 1 साल हुआ। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी बहुत सारी बातों का जिक्र किया, क्योंकि भारतीय सेना की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और सभी की तरफ से बहुत सारे पॉइंट्स क्लियर हुए हैं। मुझे अलग से कुछ कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूं आज सबसे पहले आप सबकी प्रतिक्रिया इस ऑपरेशन सिंदूर के 1 साल में कितनी चीज़ों को आप देखते हैं, कितनी चीज़ों को समझते हैं, वो पल, और भारतीय सेना ने जिस तरीके से काम किया, पाकिस्तान को जो जवाब देने की बात आ रही थी, सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया। आपके टीवी के माध्यम से उस समय हमारे नागरिक जिन्होंने अपनी आदत दी, उनको मैं नमन करता हूँ, श्रद्धांजलि देता हूँ। अपने वीर सैनिकों को सलूट करता हूँ, जिन्होंने पाकिस्तान में अंदर घुस के आतंकवादियों का खात्मा किया। सैकड़ों की संख्या में आतंकवादियों की कब्र खोदी और समस्त विश्व की जो मीडिया है उसने हाईलाइट किया, पाकिस्तान के दांत कट्टे किए, वो घर में घुस के मारा और पाकिस्तान को बता दिया, अगर आप भारत के खिलाफ कोई हरकत करोगे तो हम अब घुस के मारेंगे और हम एक के बदले सैकड़ों आतंकवादियों को मार देंगे, जमींदोज कर देंगे। तो एक हमारे लिए रिमेम्बरिंग का डे भी है, याद करने का डे है, जो हमारे नागरिक या हमारे साथी उस समय मारे गए, क्योंकि उस समय दोनों तरफ से सेलिंग हो रही थी, तो कुछ जो बॉर्डर पे लोग थे, कई अनफॉर्चुनेट घटनाएं हुई। दूसरा, हमारी सेना के शौर्य को याद करने का विषय है कि हमारी सेना ने किस तरीके से और अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन किया, अपनी कैपेसिटी का प्रदर्शन किया, और जो इंडिजीनियस हथियार थे उनका भी सक्सेसफुल वहां पे प्रदर्शन हुआ कि हम अपने आप को
डिफेंस भी कर सकते हैं, डिफेंड भी कर सकते हैं और साथ के साथ हम घुस के मार भी सकते हैं। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि इसके ऑपरेशन सिंदूर के बाद बहुत कुछ बदला है। अब भारत सॉफ्ट स्टेट के नाते नहीं देखा जाता और ग्रेजुअली आप देखेंगे, सबसे पहले हमने बॉर्डर के पास जाके सर्जिकल स्ट्राइक की, फिर हमने घर में घुस के थोड़ा डीप में जाके एयर स्ट्राइक की, थर्ड ऑपरेशन सिंदूर में हम और भी आगे गए। हमने अपना जो हमारी जो सबसे बड़ी कैपेबिलिटीज हैं उनका उपयोग करते हुए पाकिस्तान के बहुत डीप जाके, पंजाब प्रोविजन में भी जाके, जहां आतंकवादियों का गढ़ था वहां पे हमने एक्शन लिया, वहां पे जाके हम लोगों ने ऑपरेशन किया और सैकड़ों की संख्या में आतंकवादी मारे गए। तो ये अपने आप में दिखाता है कि अब भारत सहेगा नहीं, अब भारत जवाब देगा, जोरदार जवाब देगा। जब भी कोई भारत के खिलाफ ऐसी कोई गतिविधि करेगा तो भारत से जवाब मिलेगा। जी, थैंक यू। ठीक है, मैं वापस आऊंगी। मुन्ना जी, मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल सुन पा रहा हूँ। सेना ने जिस तरीके से काम किया, ऑपरेशन सिंदूर को 1 साल हो गया, बहुत सारी बातें आई हैं, सेना की तरफ से आई हैं, सरकार की तरफ से आई हैं, क्या कहेंगे आज 1 साल पर? नहीं, बिल्कुल सेना के शौर्य पे तो कोई सवाल खड़ा नहीं कर सकते। विश्व में सशक्त सेना है वो भारतीय सेना है, लेकिन सेना के जिस तरीके से हाथ बंधे हुए थे और मीडिया जो मोदी जी के प्रचार में लगे थे, आपने देखा होगा कि हम इतने सक्षम हैं कि आसमान में सीढ़ी लगा सकते हैं, हम इतने सक्षम हैं कि हम श्रीलंका तक सोने की ईंट भिजवा सकते हैं, हम इतने सक्षम हैं कि विश्व गुरु बन सकते हैं, हम इतने सक्षम हैं कि डोनाल्ड ट्रंप हमारे कदमों के नीचे आ सकता है, हम इतने सक्षम है कि पूरे विश्व में कोई नेता बचा नहीं, सिर्फ चाय वाले चचा बचे थे। आपने देखा ना, मीडिया ही तो बता रही थी कि हम इतने सक्षम थे कि उनके कराची में कब्जा कर रखे थे, हम इतने सक्षम थे इस्लामाबाद पे हमारा झंडा फहरा रहा था, हम इतने सक्षम थे कि क्वेटा शहर हमारे नाम हो चुका था, हम इतने सक्षम थे कि पाक और कश्मीर वो हमारे हिस्से में आ चुका था। अरे भैया, सवाल ये नहीं है हम कितने सक्षम थे, हम कितने सक्षम है सबको पता है, लेकिन आपने क्या किया? 36 घंटे में युद्ध विराम की घोषणा क्यों हुई? हमारे पास असलाह कम था क्या? हमारे पास फौज कम थे क्या? हमारे लड़ने की रणनीति गलत थी? वजह क्या था? देश की जनता आज भी जानना चाहती है कि डोनाल्ड ट्रंप ने फोन किया कि युद्ध विराम करो, नहीं तो अडानी को जेल जाना पड़ेगा, इसलिए युद्ध विराम हुआ। अरे आप साहस की बात करो तो कम से कम ईरान के जो सुप्रीम लीडर थे उन्होंने कहा कि जान देना मेरा मुमकिन है लेकिन घुटने टेकना नामुमकिन, मैं घुटने जिंदगी में नहीं टेकूंगा, जान चली जाए कोई बात नहीं। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी से सीखो, जिन्होंने उस टाइम जैक्सन राष्ट्रपति ने कहा कि मैं 7वां बेरा भेज रहा हूं, तो इन्होंने कहा कि 7वां नहीं 17वां भेजो, हम जो हमें करना है वो हम करके रहेंगे। बाद में उन्होंने एक लेख भी लिखा कि माना कि आप बहुत महान देश है लेकिन भारत में इंटरफेयर हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या हमारे चाय वाले चचा ने एक शब्द ऐसा कहा? क्या चाय वाले चचा ने कहा कि नहीं युद्ध हमने किया है? 64 बार इस तरीके से बोला गया कि युद्ध विराम की घोषणा हमने करवाई, चाय वाले चचा ने एक बार भी नहीं कहा नहीं ट्रंप जी गलत कह रहे हैं, युद्ध विराम की घोषणा हमने करवाई, ऐसा नहीं कहा। तो सवाल ये है, आप विपक्ष कुछ बोले तो सेना के स्वर पे आप कहोगे सवाल खड़े हो रहे। सेना हमारी सक्षम है और सेना सक्षम थी तभी 1971 के युद्ध में पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए। सेना सक्षम थी तभी हम 62 और 65 के युद्ध में हम लड़ाई लड़े। आपने हाथ बांध रखा है तो बंधे हुए हाथ से हम कुछ नहीं कर सकते। और जिस तरीके से सेना अध्यक्ष ने विदेशों में जाकर के कहा कि मोदी जी की रणनीति गलत थी और सेना के उन्होंने हाथ बांध रखे थे, तो सवाल आज है कि सच की आवाजों की दबाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चल रही है। आज देश हित में कोई बात नहीं। अगर आपने बीजेपी सरकार के खिलाफ एक शब्द भी आपने कहा तो आपके ऊपर वारंट ईडी, सीबीआई या आपके लोकल थाने के एसएचओ आपको बुला लेंगे, अरेस्ट कर लेंगे। ये तानाशाही और ये डर और ये भय भर रखे इन लोगों ने। आज लोकतंत्र को कुचला जा रहा, आप कुछ नहीं बोल सकते। आज
जो मीडिया है, टॉप 10 मीडिया मुख्य दर्शक बन के देख रही है किस तरीके से तमाशा हो रहा है, किस तरीके से तमाशा बंगाल में चल रहा है। आज बंगाल को मणिपुर बनाने की कोशिश हो रही है। चुनाव के परिणाम आते ही 14 शहर बंगाल के जिसमें आग लग पड़ी है और जलाया जा रहा है। किसके द्वारा? बीजेपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा। अमेरिका ईरान में फौज भेजते कि जाओ ईरान से लड़ाई करो, लेकिन हमारे मोदी जी 3 लाख फोर्स भेज देते हैं बंगाल में कि जाओ लड़ाई करो। उनको क्या जरूरत पड़ेगी वहाँ 3 लाख फोर्स और 9 लाख आरएसएस कार्यकर्ता और 12 लाख बीजेपी के कार्यकर्ता पूरे बंगाल में भरने की? आप समझिए देश में कुछ और चल रहा है। ये प्रजातंत्र को छोड़ करके कहीं ना कहीं राजतंत्र अपनाने की कोशिश जो गुजरात लोबी शाह और शहनशाह की है, तो मैं समझता हूँ कि देश में अब विद्रोह होना शुरू हो गया। कल भी मैं सुप्रीम कोर्ट के बाहर था, लगभग 250 से 300 वरिष्ठ वकील जो जाने माने वकील वो तख्ती लेकर के विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन मीडिया कहीं दिखा नहीं रही है। कई शहरों में विरोध प्रदर्शन हो रहे लेकिन मीडिया कहीं दिखाई नहीं रही है, क्योंकि मीडिया को भी तो डर है। हमने दिखाया तो चैनल हमारा बंद है, क्योंकि दिल्ली दहशत इतना भर रखा है। आप एक लाइन अगर आपने आज बेरोजगारी पे बात कर दी, महंगाई पे बात कर दी, जो सुरक्षा पे बात कर दी या देश हित में बात कर दी, देश के बीजेपी के खिलाफ बात कर दी, तो सुबह ही सुबह आपके चाय आने से पहले आपके घर पे ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स के ऑफिसर पहुंच जाएंगे। भले आपका अकाउंट नील बट्टा सन्नाटा हो, ठीक है, लेकिन आपको जवाब देना पड़ेगा लगातार 6 साल तक, और ईडी और सीबीआई के दफ्तर के चक्कर काटने पड़ेंगे कि आपके अकाउंट में कुछ है भी नहीं, फिर भी आपको वहां पे प्रमाण देना होगा कि इतने कनेक्शन कहाँ से आ गए, पाकिस्तान से कनेक्शन आपकी कैसी है, चाइना से फंड आपके पास कैसे आ गया। मुन्ना जी सुनिए, तो आज क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर का 1 साल हुआ है, तो मैं बस एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, ईडी सीबीआई को थोड़ा दूर रखें। ऑपरेशन सिंदूर पे जो भी तकलीफ है या जो भी अच्छाई है हम उस पर डिस्कशन करेंगे तो बेहतर होगा। और एक बात पूछना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत देर से कुछ चीजें आ रही थी, क्या चाहता है विपक्ष या क्या चाहती है कांग्रेस? अटैक कर दे पाकिस्तान पर फिर से? नहीं, मेरे कहने का मतलब है ना, फिर एक और जश्न सही। आप सुन चलिए, देखिए विपक्ष क्या चाहता है। विपक्ष का सीधा सा सवाल है, जो देश की जनता चाहती है विपक्ष वही चाहता है। आपको जवाब देना होगा कि 36 घंटे में युद्ध विराम की घोषणा की, जब भूखा था पाकिस्तान, नंगा था। या तो आप पहले सवाल कर लीजिए, मैं जवाब दे दूं। तो मुन्ना जी आप कह रहे हैं पाकिस्तान गिरे भाई, सब पब्लिक डोमेन में ये चीजें आई थी कि पाकिस्तान की तरफ से बात की गई। देखिए ट्रंप ने क्या कहा उसको छोड़ दीजिए, ट्रंप ने तो इतनी बार कहा, वो सारे क्वेश्चन है, मैं उस पर नहीं जा रही हूँ, लेकिन ये बात सच थी कि पाकिस्तान की तरफ से बात की गई थी कि प्लीज युद्ध विराम किया जाए, ये सारी चीजें ना किया जाए। उसके बाद बातचीत हुई। अब ऐसे तो सर इतने बड़े मिडिल ईस्ट के लिए भी मध्यस्थता पाकिस्तान कर रहा है, तो पाकिस्तान की भूमिका पर तो शुरू से सवाल है। मैं यही तो कहना चाह रहा था, जो बात आपने कह दी। मैं ये कह रहा हूँ कि आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान गिरगिरा रहा था इसलिए हमने युद्ध विराम कर दी। मैं कह रहा हूँ पुलवामा में हमारे भाई भी तो गिरगिरा रहे थे, फिर जात पूछ के गोली क्यों मारी गई? कहाँ चले गए वो आतंकवादी? जो देश के प्रधानमंत्री उस टाइम कैंडिडेट थे 2013 में, कहते थे जात पूछ के नहीं, धर्म पूछ के। आप कन्वीनियंटली आप जब बातें रख रहे हैं तो साफ साफ रखिए, धर्म पूछ के। आप हिंदू हो या मुसलमान, आप हिंदू हो तो इसलिए गोली मारी, सरकार के बस की गोली नहीं मारी। पाकिस्तान को उन उग्रवादियों ने इस पर्टिकुलर धर्म के लोगों को हिंदू होने की वजह से गोलियां मारी। और आप अभी आप पाकिस्तान, अफगानिस्तान ये गाते रहो, ये लोग चले गए, देश ने माना, जिन्ना की मजार में चादर चढ़ाने ये गए, तरीके से जवाब दिया, देश के प्रधानमंत्री बिरयानी खाने चले गए, पाकिस्तान की दांत तकते हुए और हमारी सेना का शौर्य का प्रदर्शन हुआ, पाकिस्तान आगे चले गए। तो ये बेशर्म लोग हैं, इनको शर्म नहीं आती। आप जितना ही वाहवाही कर लीजिए, ठीक है, ये से जिस तरीके से अभी चल रहे थे युद्ध, पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए था। ठीक है मुन्ना जी, एक सेकंड रुकिएगा। हाँ हेमचंद जी प्लीज एक सेकंड, आप दोनों लोग 1 मिनट रुक जाइए, बाकी लोगों की छोटी छोटी सी प्रतिक्रिया है, फिर मैं समय दूंगी। डीपी यादव जी मुझे सुन पा रहे हैं? राजीव जी 1 सेकंड, आप जाना चाह रहे हैं? राजीव जी अनम्यूट करिए, क्योंकि आप कम समय के लिए जुड़े थे, कुछ कहना चाहते हैं सर? हाँ तो प्लीज अपनी बात रखिएगा। डीपी यादव जी 1 सेकंड।
राजीव जी अनम्यूट करके प्लीज जल्दी से अपनी बात रखिए। राजीव जी, एक्चुअली हमारा पॉलिटिकल एम यही था टू डिस्ट्रॉय द टारगेट्स। वी डोंट वांट टू एस्केलेट द वॉर। एस्केलेट द वॉर मींस इकोनॉमी, हमारी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी कितनी तबाह हो जाएगी। हमारा एम जो था, एम हमने पूरा किया, उसके बाद खत्म कहानी। दैट इज द पॉलिटिकल एम भी वही था कि जितने भी टेररिस्ट जो उनके कैंप्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करना है। जब वो हमारा 3 दिन में काम खत्म हो गया तो हमने फिनिश कर दिया। Why you want to escalate the war? जब हम एस्केलेट करेंगे, मैं आपके बीच में नहीं बोला प्लीज, मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं आपके बीच में नहीं बोला था। एस्केलेट करने का मतलब होता है लॉस कितना होगा इकोनॉमी में, कितने लोग मरेंगे। हमने अपना टारगेट पूरा किया, काम खत्म हो गया, जो हमारा एम था। हम उस एम पे जब तक आप अडिल रहोगे तभी आपका काम पूरा होगा। अदरवाइज जो वही होगा जो ईरान और अमेरिका में हो रहा, वॉर कभी खत्म ही नहीं होगी, बिकॉज एम हर रोज चेंज हो रहा है। नहीं राजीव जी, मैं आपकी बात को एग्री करती हूँ, बट प्रॉब्लम आपको पता है क्या हुआ है? प्रॉब्लम हुआ डोनाल्ड ट्रंप की वजह से। बार बार रिक्वेस्ट था मोदी जी आए, सदन में बोले, मोदी जी आए, सदन में भी बोले, उन्होंने कहीं ऐसी कोई नाम नहीं लिया था। डोनाल्ड ट्रंप ने इतनी बार बोल बोल के चीजों को खराब किया है जिसकी कोई हद नहीं। हालांकि उन पर बात करना यानी सिर्फ समय की बर्बादी है, वो क्या कब बोलते हैं, लेकिन क्या है हमारी तरफ से एक पलटवार हो जाता ना कि हमारे आज की इस डेट मैटर में, आज की डेट में, हाँ। आज की डेट में डोनाल्ड ट्रंप का हमारे यही है, देश के सारे वर्ल्ड में मैं यही माना एग्री जाता करती है हूँ कि सर, लेकिन वो जवाब यदि चला विश्वास जाता तो शायद ये क्वेश्चन नहीं होता, शायद ये क्वेश्चन नहीं होता जो विपक्ष के पास मूल मुद्दा है। न देश के किसी मंत्री ने जवाब दिया डोनाल्ड ट्रंप पे। आई डोंट वांट टू डिस्कस पॉलिटिकल थिंग। जो मेरा मिलिट्री टारगेट था वो मैंने बता दिया। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है सर, चीजें आई डोंट वांट टू डिस्कस नहीं तो राजू जी, देश की सेना पहले भी सक्षम थी और आज भी और आगे भी रहेगी। सरकारें आएंगी, जाएंगी, बनेंगी, बिगड़ेंगी। देश की सेना पहले भी सक्षम थी और आज भी और आगे भी रहेगी। क्रेडिट किसी एक का नहीं है। एक का अभी मैं सुन रहा था कि देश के साथ कई लोगों के मुख्यमंत्रियों के स्टेट में मोदी जी के नेतृत्व में देश की सेना के पहले भी मोदी जी के नेतृत्व में थी क्या आजादी के बाद, और आगे भी मोदी जी के नेतृत्व में रहेगी। ये देश की सेना का शौर्य है, हम उसको नमन करते हैं। उसने घर में घुस के मारा पाकिस्तान को, ये भी बात मानते हैं। लेकिन प्रश्न चिन्ह है ना कि आपकी हमला होने के पहले, पहलगांव में हमला होने के पहले इंटेलिजेंस कहाँ थी आपकी? इंटेलिजेंस फेलियर हुआ था, ये सोचने की बात है। सिंदूर की बात करते हैं, सनातन धर्म में सिंदूर को किसको पूजा गया है? जब हम फेरे लेते हैं, विवाह करते हैं, तब सिंदूर का महत्व है। आपने घर घर सिंदूर बंटवा दिया तो अपमान नहीं हुआ सिंदूर का? ये बात से सोचने की बात है। हमने कहा सेना का शौर्य और सेना के साथ है, आज भी है देश की 140 करोड़ जनता और आगे भी रहेगी। लेकिन राजनीति सेना के नाम पे करना ये ठीक नहीं है, ये सोचने का है। अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने पोखरण परमाणु बम पर किया था, तो क्या सेना नहीं थी क्या उस समय? सेना ही ने किया था ना, कि किसी प्रधानमंत्री जी ने उनके नेतृत्व में देश की जनता उनके साथ खड़ी थी वाजपेयी साहब के साथ, और फिर वो परमाणु का हुआ था। कारगिल हुआ था, कारगिल कैसे हुआ था? कारगिल का स्टेटमेंट सुनिएगा, जब कारगिल हुआ था इस देश के अंदर किसी ने नहीं कहा था कि वाजपेयी साहब के नेतृत्व में, देश के नेतृत्व में ये जो हुआ और उसमें सफलता मिली। वही हाल सिंदूर का है। आपने सिंदूर नाम देके देश की माताओं और बहनों का अपमान किया, सुहागन का अपमान किया, ये सोचने का विषय है। आज हम सिंदूर पे चर्चा कर रहे हैं, 1 साल हो गया शहीदों पे। आज जो चले गए, जिनको धर्म पूछ के मारा गया, वो आतंकवादी कहाँ मारे गए? आज सवाल पूछेंगे, अगर हम सरकार से पूछते हैं सवाल तो देशद्रोही कहलाते हैं। आपने ठीक है मारा, सेना के अड्डे खत्म कर दिए, ये भी हम स्वागत करते हैं, मानते हैं। लेकिन वो 4 आतंकवादी जो मार के कहाँ गए? वो जमीन खा गई कि आसमान खा गया? ये सवाल उठता है कि कहाँ गए वो लोग। इस पर सवाल पूछेंगे तो देशद्रोही है। कौन जवाब इस देगा? सवाल पे देशद्रोही इसका नहीं तो जवाब देना पड़ेगा ना सरकार को। वो सवाल जायज है, उस पर बिल्कुल आप सवाल कर सकते हैं, आप विपक्ष हैं। लेकिन उसके लिए सेना ने मुझे जो नहीं किया, लगता कोई उसका देशद्रोही गर्व हम कहेगा। करते हैं। सेना के शौर्य पर तो कोई सवाल नहीं है। हम तो यदि कोई अपराधी है या आतंकवादी है जो भाग गए, उन पर सवाल उठाने से कोई देशद्रोही नहीं कहता। आपने कहा 2002 में CDS जो है, उसके बाद, अरे उसके पहले भैया 73, 74, 70 का युद्ध हुआ, 65 का युद्ध हुआ, उसके बाद कारगिल हुए, उसमें समय CDS नहीं थी। CDS आ गई तो देश बदल गई, दुनिया बदल गई।
आप तो विंग नेतृत्व, आप तो कमांडेंट हैं, आपको तो ऐसी बात नहीं करना चाहिए कि 2000 के बाद सब कुछ बदल गया देश में। ऐसा मत करिए। सर उन्होंने टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी बात बोली है। मुकेश जी वो मेरा सवाल था कि वो क्या स्ट्रैटेजी होती है। देखिए जो जाते हैं ना एक वॉर में, इतना आसान टास्क नहीं होता, पूरी एक प्रिपरेशन होती है। वो फाइटर जेट्स लेके जो उड़ रहा होता है उसकी मेंटल स्थिति सोचिए, वो मारने गया है। मैंने उस पॉइंट ऑफ व्यू से उनसे सवाल किया था, इसलिए उन्होंने ये बात कही। राखी जी मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि घर में घुस के मारना किसी का मजाक नहीं होता है, पहले प्लानिंग होती है और सटीक पे मारना। आज सेना का गर्व करते हैं हम कि सटीक मारा, सैकड़ों आतंकवादियों को खत्म किया। ये बात मानते हैं ना हम इस बात को, लेकिन किसी एक व्यक्ति का नेतृत्व नहीं है, देश की सेना का नेतृत्व है। हाँ तो ऑब्वियसली सेना का ही नेतृत्व है। अभी आपके सारे मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के मंत्री, गृह मंत्री मोदी जी के नेतृत्व में। अरे भैया नेतृत्व तो देश ने आपको बैठाया ना, देश ने प्रधानमंत्री बनाया ना। इलेक्शन में है सर, क्योंकि वो चेहरा है। इलेक्शन की बात अलग है और वॉर की, सेना की बात अलग है। मैं तो एग्री कर रही हूँ ना इस चीज को। मैं भी यही कह रहा हूँ राकेश जी, इलेक्शन की बात अलग है और जब युद्ध की बात आती है तो ना वहां पे कोई पार्टियां होंगी, लेकिन माननीय हमारे प्रदेश के प्रधानमंत्री जब वहां पे युद्ध पे जाइए, सेना को इंस्ट्रक्शन देंगे, जो भी देंगे, तो ये देश के 140 करोड़ जनता देश के प्रधानमंत्री के साथ खड़ी होगी। तो देश को 140 करोड़ की जनता का नेतृत्व है ना, एक व्यक्ति का नेतृत्व है, ये सवाल उठता है, ये सोचने का विषय है। ठीक है, चलिए। आज 1 साल हो गए, जो पहलगांव में जो जिनके जान गंवाई उनको श्रद्धांजलि देते हैं। आज उन सबके परिवार को बुला के मोदी जी के बैठते 10 सेकंड पे देना या सोशल मीडिया पे देना, ये कोई औचित्य नहीं होता है। 10 सेकंड। हाँ बोलिए मुन्ना जी बोलिए, इसके बाद डीपी यादव जी बोलेंगे। हाँ जल्दी से बोलिए। देखिए हमारे बिहार में एक कहावत है, वो जो एक बीमारी होती है ना, वो थोड़ा धुंधला दिखता है, उसका नाम है मोतियाबिंद, तो कम दिखता है। ऐसे राजीव चोपड़ा जी जैसे लोगों को हो गया मोदियाबिंद। इसको सिर्फ और मोदी दिखता है और बाकी देश से कुछ लेना देना नहीं। आपको वो एक विंग कमांडर है, से लेना, वो टेक्नोलॉजी के पर्पस से बात कर रहे हैं। Kindly mind your words, please. Kindly mind your words, please. Kindly mind your words. Kindly mind your words. मैंने कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं दिया। काइंडली माइंड योर वर्ड्स। काइंडली माइंड योर वर्ड्स। काइंडली माइंड योर वर्ड्स। हमारी सेना ही नहीं थी, 14 के बाद काइंडली माइंड योर विकास ही नहीं हुआ। थिंक बिफोर यू स्पीक। मुन्ना जी उन्होंने जो बार-बार सीडीएस की बात आई ना, जो अभी मुकेश जी कह रहे थे, मैंने इसीलिए उस पर अगेन बोला, वो टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर रहे थे। ऐसा उन्होंने तो बोला ही नहीं, वो तो पॉलिटिकल पार्टी है ही नहीं, वो कहाँ ऐसा कुछ कह रहे हैं। नहीं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ, उसे तो निष्पक्ष बोलना चाहिए। काइंडली माइंड योर वर्ड्स, यू बिहारी बाबू। अच्छे लोग हो, आपको तो प्लीज डोंट कॉल मी फॉर डिस्कशंस एनीमोर। राजेश साहब आप तो कमांडेंट हैं, आप काय को नाराज हो रहे हैं? आप नाराज मत होइए, चोपड़ा साहब आप नाराज मत होइए। आपने जो वर्ड यूज किया, हाउ डेयर यू यूज दैट वर्ड मोतियाबिंदु, जो भी आपने वर्ड यूज किया, हाउ डेयर यू यूज। माइंड योर वर्ड्स। अरे चाटुकारी कम करो। माइंड योर वर्ड्स। नहीं मुन्ना जी प्लीज देखिए, उन्होंने सिर्फ प्राइम मिनिस्टर मोदी का नेतृत्व या मोदी जी की तारीफ नहीं करी, उन्होंने सीडीएस की बात टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से की, जो मैंने प्रश्न लिया था, इसलिए उनको आपत्ति हुई। और आप उन्हें खुलकर आरोप लगा रहे हैं कि आपको मोतियाबिंद हो गया, इसलिए आपको सिर्फ मोदी जी दिखते हैं, इसलिए उनको ऑब्जेक्शन है। माइंड योर वर्ड्स। अच्छा उसने अभी बिहारी बोला तो उसके बाद हमें ऑब्जेक्शन नहीं है। ऐसे लोगों को तो धक्के मार के देश से बाहर भेजना चाहिए, जो पक्षपात की बात करते हैं। आप लोग कैसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं? मतलब आप सब लोग सम्मानीय हैं ना जो इस चर्चा में है। आएंगे तो ये इज्जत करते हैं आप डिफेंस वालों की, ये इज्जत करते हैं आप। नहीं यही इस तरीके की भाषा बोलेंगे। ठीक है मुन्ना जी प्लीज एक सेकंड राजीव जी प्लीज छोड़ दीजिए। राजनीतिक दल से ये पक्ष विपक्ष वाली जो चीजें आ जाती है ना, उनका कोई सॉल्यूशन नहीं है। प्लीज लेव इट सर, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ। डीपी यादव जी हाथ जोड़ के विनती है, ऐसे लोगों को मत बिठाइए। सर ऐसे तो वो बोल सकते हैं कि ऐसे लोगों को मत बिठाइए आप। अच्छा ये बताइए, वो ऐसे वैसे हैं या आप ऐसे वैसे हैं या बाकी लोग ऐसे वैसे हैं? मुझे ये बता दीजिए, ऐसे वैसे क्या होता है सर? सब सम्मानीय हैं, सब अपनी बात रखना चाहते हैं, सब अपना अपना मत रख रहे हैं। लेकिन जिस तरीके ने बिल्कुल रखने का हक है, सभी को रखना चाहिए, लेकिन पक्षपात से नहीं, निष्पक्ष रखिए ना। जो देश में है हकीकत आप बताइए, आप बता क्यों नहीं रहे? ठीक है डीपी यादव जी, गिरा देगी, आप बोल क्यों नहीं रहे? डीपी यादव जी मुझे सुन पा रहे हैं?
राखी जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आपकी आवाज आ रही है। ऑपरेशन सिंदूर का 1 साल हुआ है, सेना के शौर्य को सलाम है, क्या कुछ कहेंगे? निश्चित रूप से हमारी सेना के शौर्य और पराक्रम को सलाम है। हमारी सेना बहादुर थी, बहादुर है और बहादुर रहेगी। पता नहीं कितने मोदी जी आएंगे, कितने मोदी जी आएंगे। देश की रक्षा दिन रात करती है, वो डटी रहेगी और सेना हमारे देश की रक्षा करती रहेगी। राखी जी, देखिए, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि चाहे अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार रही हो, मैं नाम लेकर के कर रहा हूं, और चाहे मोदी जी की सरकार हो, जितने आतंकी हमले इस देश पर हुए हैं वो कहीं ना कहीं इतिहास के काले अध्याय में दर्ज हैं। आप बताइए, कारगिल युद्ध की लोग बात करते हैं, कारगिल विजय मनाते हैं, लेकिन कारगिल युद्ध की नौबत आई क्यों, ये लोग सोचते हैं कभी? वो अटल बिहारी वाजपेयी सरकार की कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस की फेल्योर थी, जो इतने बड़े युद्ध के रूप में बदली थी। और आप अपनी जमीन को किसी दुश्मन से छुड़ा लीजिए और उसके बाद उसका विजय मनाइए, ये तो मैं समझ रहा हूं ये कहीं से अच्छा नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार में संसद पर हमला हुआ, ये कितना बड़ा देश के ऊपर चोट था, ये बताइए। उसके बाद से 2016 में उरी में हमला हुआ, उसके बाद 2019 में पुलवामा हमला हुआ, 2016 में ही पठानकोट पे हमला हुआ, 2025 में पहलगाम में हमला हुआ। ये बताइए, ये क्या मोदी जी इसका नाम लेते हैं? इसके लिए देश से माफी मांगते हैं? और आज चले सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर अपनी वाहवाही लुटाने। ये बताइए, उनकी फेल्योर है। और इस बात को मानना पड़ेगा राखी जी पूरे देश को कि मोदी जी की सरकार में देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं है। लगातार चीन हमको क्या बातें कर रहे हैं? मोदी जी के राज में जितनी सीमाएं सुरक्षित हैं, वो पहले कभी भी सुरक्षित नहीं थी। आज दुश्मनों की आंखों में आंख डाल के बात की जाती है। आज पूरे विश्व में भारत का झंडा बजा हुआ है, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप वो समय आपको याद नहीं जब आदर्श नेताजी रक्षा मंत्री हुआ करते थे, किस तरीके की घटनाएं हुई यूपीए के समय में, मुझे ऐसा लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर पे हम जो बात कर रहे हैं ना, नहीं, मुझे ऐसे पूछना पड़ेगा अब सर, हम जिस पॉइंट पर ऑपरेशन सिंदूर के बात कर रहे हैं, बार बार हम ये भी एक्सेप्ट करते हैं कि सेना ने किया, सेना के शौर्य को सलाम है, फिर बीच में मोदी जी क्यों आ रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। मोदी जी गए थे फाइटर जेट्स लेके, रणनीति स्ट्रेटेजी हो सकती है, काम करने की स्ट्रेटेजी हो सकती है, पर ऐसे उनको क्यों बीच में ला रहे हैं? समाजवादी पार्टी एक तरीके से डिप्रेशन में चली गई है इस डिबेट के माध्यम से। तो फिर इस डिबेट में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं राखी जी, मैंने सबको ध्यानपूर्वक सुना। अब जब मैं तथ्यों और तर्कों पर बात रख रहा हूं तो ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता क्यों नहीं सुन रहे हैं? इनके पास तर्क नहीं है, तथ्य नहीं है इनके पास। खेमचंद जी, एक सेकंड रुकिएगा। खेमचंद जी प्लीज, देखिए काफी देर से उन्होंने वेट किया। खेमचंद जी, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, उन्हें प्लीज बोलने दीजिए, मैं वापस से समय दूंगी जल्दी से, प्लीज रुकिए। प्रधानमंत्री को बैठा दिया है, सारे देश के लोग इनके मुख्यमंत्री जी लोग मिल करके यशस्वी प्रधानमंत्री झूठी मनगढ़ंत बातें करते रहते, तो ये तो हम नहीं सुनेंगे झूठी बातें। ये क्या इनकार करेंगे कि जिस तरह से निर्दोष पर्यटकों के ऊपर हत्या हुई, क्या यह भारतीय जनता पार्टी की नाकामयाबी नहीं थी, कमजोरी नहीं थी? उसके लिए दोषी कौन है, ये पहले जवाब देंगे। और आज ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से देश को कहीं ना कहीं जो गुमराह करने का काम कर रहे हैं, ये वाहवाही लुटने का काम कर रहे हैं, अपनी पीठ थपथपाने का काम कर रहे हैं। एक कहावत है कि अपने मुंह मियां मिट्टू बनना, उसी बात को चरितार्थ कर रहे हैं मोदी जी आज बैठ करके। और देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं है आज की तारीख। डीपी यादव जी, पीएम मोदी ने जो आज ट्वीट किया, उन्होंने कहीं ये नहीं लिखा कि हमने किया, हमारी सरकार ने किया, उन्होंने सेना की पराकाष्ठा को ही बताया, सेना के पराक्रम को ही बताया। तो उनको ये बताना चाहिए था कि हमारी इंटेलिजेंस की फेल्योर के कारण, हमारी सरकार की नाकामी के कारण पहलगाम में हमला हुआ, निर्दोष पर्यटकों की हत्या हुई, हमारी कमजोरी के कारण पुलवामा में भी हमला हुआ, उरी में भी हमला हुआ, पठानकोट में भी हमला हुआ। उन्होंने कभी किया था इस तरह का ट्वीट? खेमचंद जी, एक सेकेंड। देखिए राखी जी, क्या है, कुल मिलाकर लब्बो लुआब ये है कि ये कहीं ना कहीं सारी कमजोरी और नाकामयाबी को अपने छुपाने के लिए इस तरह के ट्वीट बीच बीच में छोड़ने का काम करते हैं, देश को गुमराह करने का काम करते हैं। लेकिन देश के लोग सच्चाई समझ चुके हैं और इनसे अब जवाब मांग रहे हैं कि आप बताइए, आपकी सरकारों में इस तरह से हमले क्यों होते हैं? पहले तो आप इसका जवाब दीजिए, देंगे मोदी जी जवाब?
जिन पर्यटकों की हत्या हुई इसके बारे में कुछ कहेंगे? क्यों नहीं कहे? आज तक बोले वो। ठीक है, मैं पाकिस्तान का क्या हो गया? डीपी यादव जी, इस चीज को एक्सेप्ट करें, आपके सवाल जायज हैं, उसका जवाब पार्टी देगी। मैं बस इतना कहूंगी, जो कुछ भी सिनेरियो आया, जहां से भी वो आतंकवादी आए, जहां भी जिस दिशा में चले गए, क्या अटैक नहीं हुआ पाकिस्तान पर? क्या हमने जवाबी कार्रवाई नहीं करी? क्या हमने, हमारी तरफ से हमारी सेना ने सारे स्टैंड नहीं लिए? हम उसकी तो कम से कम सराहना करें। राखी जी, उन सब की हम सम्मान करते हैं। मैंने कहा घर में घुस के मारता उसका सम्मान करते हैं, लेकिन वो 4 आतंकवादी गए कहाँ? राखी जी मुझे एक दूसरे डिबेट में जाना है, प्रोग्राम में जाना है, मैं जवाब दूं। लंबे समय से यादव जी बोल रहे हैं। ठीक है, हाँ खेमचंद जी प्लीज जल्दी से बात करिएगा। मोहम्मद अली शाह जी काफी देर से वेट कर रहे हैं, अब जल्दी से बोलिए प्लीज। देखिए यादव साहब अभी उलझुल बातें कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जिन लोगों की हत्या हुई उनके बारे में मोदी जी ने बात नहीं कर रहे हैं, उनकी हत्या जिनकी हत्या हुई ऑपरेशन सिंदूर का मतलब ही था कि जिन बहनों का सिंदूर उजला है उसका बदला लेना है, और उसी के लिए पूरा एक्शन हुआ। आप कह रहे हैं कि उनके बारे में बात ही नहीं की, उनके बारे में इस तरीके से बातें की, पाकिस्तान के सैकड़ों उग्रवादियों उनके घर में घुस के मारा, उनकी बिल्डिंग टेस्टनेस कर दी, उनकी एयरफोर्स को 10 से 15 साल पीछे पहुंचा दिया, और आप कह रहे हैं कि बात नहीं करते। इसी को नकारात्मक राजनीति कहते हैं। मित्र, मैं आपके डर को समझता हूँ, मैं आपके भय को समझता हूँ, आपकी ईर्षा को समझता हूँ। बंगाल हार के बाद जो आपने एक भय का माहौल है, पता नहीं क्यों ऑपरेशन सिंदूर में बंगाल आ जाता है, फिर कुछ और आ जाता है। आपका भला होगा, मतलब नहीं तो आपका दिल्ली से भी बुरा हाल होने वाला है। खेमचंद जी 1 सेकंड मैं रोकूंगी। खेमचंद जी 1 सेकंड, मोहम्मद अली शाह जी बहुत देर से वेट कर रहे हैं। हाँ ठीक है, ओके, थैंक यू जुड़ने के लिए, क्योंकि उनको किसी और चर्चा में शामिल होना है। मोहम्मद अली शाह जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी हाँ राखी जी, आपको मैं अच्छे से सुन पा रहा हूँ। हाँ, एक रक्षा विशेषज्ञ होने के नाते ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। ऑपरेशन सिंदूर को 1 साल हुआ। देखिए, पक्ष विपक्ष की अपनी अपनी बातें हो सकती हैं। इन 1 सालों में ऑपरेशन सिंदूर को तब और आज के समय देखें, और सेना को लेके बहुत कुछ, आज उनकी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उनकी तरफ से भी बहुत चीजें आई, और देश के प्राइम मिनिस्टर ने भी बहुत सारी चीजों को कहा। क्या कुछ कहेंगे आज 1 साल पर? जी देखिए, ऑपरेशन सिंदूर को साल भर हो गया है। मैं कहूंगा कि इससे एक तो आतंकी जो घटनाएं थी वो भी एक तरीके से मिट गई हैं, क्योंकि जो खौफ बैठ गया है कि हम छोड़ेंगे नहीं, और एक्ट ऑफ वॉर की जो पॉलिसी है कि भाई जो भी अगर हमारे सरजमीन पे अगर आतंकी हमला होता है उसको हम एक्ट ऑफ वॉर, उस राष्ट्र से जहां से वो आतंकवादी आया उसको मानेंगे। तो ये खौफ जरूर बैठ गया है। मैं कहूंगा कि जो भी आतंक का समर्थन करते हैं, भलाई सिंपैथाइजर हों, भलाई बंदूक की नोक पे मजबूरी है उनकी इसलिए कर रहे हैं बेसिकली, तो यानी कि देश के खिलाफ है, तो उन पे एक लगाम आ गया है। और इससे हमने जो दमखम है हिंदुस्तान का वो भी दिखा दिया दुनिया को। ऐसा लग रहा है कि हमने सब कुछ टेस्ट कर दिया अपना। हमारा S-400, अब देखिए तुर्की के ऊपर तो पाबंद लगे थे, सैंक्शन लगे थे, अमेरिका ने लगाए थे, ने रूस से लिया था, तो हमको भी वो खतरा था कि हो सकता है कि हमारे पर भी वो सैंक्शन लग जाए। लेकिन हमने वो डेयरिंग करी, हम आगे गए और हमने S-400 लिया। अब देखिए उसी S-400 की वजह से इतनी सारी जानें बच गई। आप ब्रह्मोस मिसाइल की देख लिए, ब्रह्मोस मिसाइल हमने सटीक निशाना लगाया, 9 आतंकी टारगेट्स को ध्वस्त किया पहले दिन में ही। 9, कहीं पे मिलिट्री टारगेट नहीं, कहीं पे कोई सिविलियन की कैजुअल्टी नहीं हुई, केवल आतंकी टारगेट। तो उससे हमारे ब्रह्मोस की भी टेस्टिंग हो गई। ठीक है, एक और नया डायमेंशन निकल कर आया युद्ध का कि कन्वेंशनल वॉरफेयर जो होता है अब ऐसा नहीं है। अब हवाई लड़ाई, जरूरी हवाई लड़ाई यानी ये नहीं है कि वायुसेना, हवाई लड़ाई यानी कि आर्टिलरी, एयर डिफेंस, मतलब हवा से जो लड़ाई लड़ती है कि वायुसेना भी, तो उसका एक डायमेंशन निकल कर आया। तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद 1 साल हो गया है, और जो आतंकवादी हैं, आतंकी घटना जो बढ़ावा देते हैं, वो भी उनके अंदर भी वो खौफ पैदा हो गया है। अब क्या है कि उनके लिए बड़ा मुश्किल होगा यहाँ पे ऑपरेट करना, क्योंकि अब हम किसी को छेड़ेंगे नहीं। हमें ये रीति थी पहले भी, लेकिन किसी ने अगर हमको छेड़ा तो उसे हम छोड़ेंगे। जी साहब रुके, आप म्यूट कर लीजिए अपने आप को प्लीज। क्या आप म्यूट कर लीजिए साहब प्लीज। आप नेशनल, ये कौन बोल रहा है, इनको म्यूट कराइए, कौन बोल रहा है बीच में। ठीक है, तो इसमें राकेश जी, इसमें ये इसको मैं पॉजिटिवली ऐसे देख रहा हूँ कि
इस पे तब्दीलियां आई हैं बहुत ऑपरेशन सिंदूर के बाद। जी ठीक है मोहम्मद अली शाह जी, क्योंकि समय की सीमा है, आप में से जो भी मेहमान अपनी बात रखना चाहते हैं प्लीज जल्दी जल्दी से बोलिए। सर ये प्लीज म्यूट करिए, मैंने मेहमानों से बोलने के लिए कहा, किसी का बच्चा पीछे से बोल रहा है। तो एम्बैरेसिंग है। हाँ मैं वो म्यूट करवा देंगे प्लीज। ठीक है, कुछ कहना चाहते हैं प्लीज, जो भी मेहमान अपनी बात रखना चाहते हैं जल्दी जल्दी से बोलिए प्लीज। मुकेश जी कुछ कहना चाहते हैं? देखिए राखी जी, मैं पहले भी कह रहा था कि सेना का तो सम्मान है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जो हमारी इंटेलिजेंस फेलियर हुई है उसकी जवाबदारी किसकी तय होगी? उसकी जवाबदारी तय होगी कि नहीं होगी? आज 1 साल हो गए, हम सम्मान करते हैं, जो घटना घटी उसमें जो लोगों की जान गई श्रद्धांजलि ली, लेकिन ये हुआ क्यों? चाहे पहलगाम हमला हो, उरी का हमला हो, क्यों? इसकी जवाबदारी कौन तय करेगा? आज जब हम देश के प्रधानमंत्री जी को श्रेय देते हैं कि उनके नेतृत्व में हुआ, तो ये हमले हो रहे हैं तो किस क्या होगा? जवाबदारी तय होगी ना। तो यही तो हम कह रहे हैं कि अगर हम सवाल पूछेंगे सरकार से तो ये बोलेंगे सेना का विद्रोह करते हैं, सवाल पूछेंगे मोदी जी से तो बोलेंगे देशद्रोही है। तो ये कैसे होगा? ये सवाल नहीं है ना भाई, विपक्ष में बैठा तो सवाल तो पूछेंगे ना। और 1 साल जो हुआ है तो हमें गर्व है आज, सेना ने, हमने कहा कि घर में घुस के मार के आए, सटीक हमला किए, सैकड़ों आतंकवादी को मारा और उनके आतंकवादी अड्डों के खत्म किए, इसी बात है। और निश्चित ही ये भय और डर बना रहना चाहिए कि जो है कि भाई हमको छेड़ोगे नहीं तो हम छोड़ेंगे नहीं आपके घर तक, और बाहर तक नहीं, घर तक नहीं छोड़ेंगे। दूसरा ये बात है कि आपको इस बार सिंदूर के बाद मामले के पीओ को लेने का बहुत अच्छा मौका था, लेकिन आपने किसके कहने पे युद्ध रोक दिया? इसका जवाब आज 1 साल में किसी भी देश के मंत्री ने दिया, न देश के प्रधानमंत्री ने दिया। इसका जवाब कौन देगा कि वो युद्ध हमने 3 दिन में क्यों रोक दिया? ये सवाल उठेगा ना, और सवाल तो हम पूछेंगे आपसे। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है मुकेश जी। हाँ मुन्ना जी बोलिए। दूसरा सवाल हम ये भी पूछेंगे, चलिए विपक्ष के नेता गलत हैं, सारे नेता विपक्ष के गलत हैं, लेकिन सतपाल मलिक तो आपके ही आदमी थे, आपने राज्यपाल जम्मू कश्मीर का बनाया था। वो बेचारे सवाल पूछते पूछते परलोक सिधार गए, बीजेपी के किसी नेता ने जवाब नहीं दिया। वो पूछते रह गए कि अमित शाह ने आतंकवादी कहाँ से भेजे, 400 किलो आरडीएक्स कहाँ से आ गए, डीसीपी देवेंद्र कहाँ चला गया, और 40 जवान हमारे क्यों मारे गए, और उसके बाद मोदी जी ने हमें क्यों कहा कि जवान बंद रखना? है किसी के पास जवाब? नहीं है। ये देश में कुछ और चल रहा है। आतंकवादी पुलवामा में हमला करके चले गए, बताइए उसको जमीन निकल गया, आसमान निकल गया, कहाँ गए वो? कोई पता नहीं लगा। सवाल ये है कि सतपाल मलिक ने कहा था कि देश के गृह मंत्री ही आतंकवादी भेजते हैं और सुर्खियां बटोरने के लिए हमारे जवानों पे हमला करवाते। ये हम नहीं कह रहे, ये सतपाल मलिक ने कहा है, बजाते ऑन रिकॉर्ड है ये, आप सर्च कीजिए। उसके सवाल के जवाब नहीं मिले। ये बताया गया कि जो डीसीपी देवेंद्र जो 400 किलो आरडीएक्स लाया वो गया कहाँ? देश में देश छोड़ के चला गया, उसकी हत्या हो गई, उसे आसमान निकल गया, जमीन खा गई, कहाँ गया कोई पता नहीं लगा। संवेदनशील एरिया में 400 किलो आरडीएक्स आपकी उसमें आ जाता है और एक गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है, जिसके लिए वहां के राज्यपाल बार बार गुहार लगा रहे कि इस एरिया से जाना हमारे खतरे से खाली नहीं है। उसको कह रहा तुम मुंह बंद रखो, तुम कुछ मत बोलो। इसका क्या मतलब है? कहीं ना कहीं आपके कनेक्शन थे या आप ये सारे जानते थे? हाँ डीपी यादव जी जल्दी से समय हो गया। ठीक है मुन्ना जी प्लीज रुकिए। हाँ। जीतने के लिए आपने 40 जवान मरवा दिए। राखी जी मेरा सिर्फ यही कहना है कि भारतीय जनता पार्टी को सुधर जाना चाहिए और सेना को आगे करके अपनी नाकामयाबी और कमजोरी को नहीं छुपाना चाहिए। देश के ऊपर जो भी आतंकी हमले हुए हैं उसके लिए देश से माफी मांगना चाहिए, क्षमा मांगना चाहिए और देश को ये एश्योर करना चाहिए कि अब से आतंकी हमले नहीं होंगे, क्योंकि इनके राज में देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं है। कब देश के ऊपर कैसी विपत्ति आ पड़े, हमला हो जाए, कोई नहीं जानता है। ठीक है चलिए, सबके अपने अपने मत हैं, लेकिन मैं बस इतना कहना चाहती हूँ जिसके परिवार का गया है उनके बारे में सोचिए जरा एक बार। और सेना पर तो कोई सवाल है ही नहीं, मुझे नहीं लगता यहाँ कोई कहेगा, लेकिन ये बात सच है कि इस तरह की घटनाएं दोबारा हम कभी ना देखें। हम तो बस यही एक बात इस 1 साल में कह सकते हैं।
ठीक है, क्योंकि समय की सीमा है, मुझे इस चर्चा को रोकना पड़ेगा। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, सबके अपने अपने विचार हैं। ऑपरेशन सिंदूर को 1 साल हो गया, वो समय एक बार फिर से आज आंखों के सामने है कि क्या तस्वीरें हमने देखी थी और कैसे पाकिस्तान को एक मुंहतोड़ जवाब दिया गया था। सवाल इस बात का है कि विपक्ष हैं, उनके पास सवाल हैं। ऑपरेशन सिंदूर, हमेशा मैंने शुरुआत ही करी थी, किसी भी सब्जेक्ट में जाइए, जब जब ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र आता है सरकार पर सवाल उठते हैं। तो सरकार को छोड़ दीजिए, इस 1 साल में जो गए हैं, जो चले गए हैं, जो निर्दोष जिनकी जान गई है, उनको श्रद्धांजलि दीजिए और सेना को सलाम करिए और ये सोचिए इन 1 सालों के बाद कि दोबारा इस तरह की घटना ना हो, और शायद ना भी होगी, क्योंकि जो एक मैसेज देने की कोशिश की गई थी सेना की तरफ से, उसका तो कर हम सम्मान करें और उसको बिल्कुल सैल्यूट किया जाना चाहिए। चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।